जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को मानचित्र का ये चौथा क्लास लेकर के आए हुए हैं। ये क्लास नंबर 4 होगा, क्योंकि इससे पहले 3 क्लास जो है सो ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं, जिसमें हम आपको जो है सो जम्मू कश्मीर का जो मानचित्र है इसके बारे में बता रहे थे। इसी मानचित्र के द्वारा हमने आपको बताए थे कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ये कुछ दिल टाइप की आकृति बनाता है, कुछ इस टाइप के बनाता है। और इसी में जो है सो हमने आपको, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही बना ले, कुछ इस प्रकार के जो है सो आकृतियाँ बनाती है। और इसी आकृतियों में जो है सो कुछ हिस्से में जो है सो इधर से पाकिस्तान जो है सो 30% हिस्सा पे कब्जा कर रखा है, जिसे आज के समय में POK के नाम से जाना जाता है। और इसका जो इतिहास था, क्यों इसको POK कहा गया है और 30% के हिस्सा पे कब उसने कब्जा कर लिया था, और बार बार जो है सो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में, ये कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान जो है सो बार बार ये दावा करते रहते हैं कि ये वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो मेरा है और हम इसे ले कर के रहेंगे। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, उस रीज़न को भी हमने आपको बता दिए थे पिछले क्लासों में। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, तब जा कर के आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें बहुत कम मिलेगा आपको, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है, जो समझदारी है, जो समझना है, वो मानचित्र के द्वारा आपको इसमें समझने को ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप लिंक बना करके पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से होने वाला है। चलिए, आज की इधर से हमने आपको ये भी बता दिया कि ये 10% का जो हिस्सा है यही आपका ऑक्साई चीन कहलाता है। और इसी क्षेत्र पर जो है सो इधर से चीन का जो क्षेत्र है वो आकर के इस पर कब्जा किया हुआ है। ये 1962 के युद्ध में जब लड़ाई हुआ था ना, तो उस वक्त जो है सो इतने हिस्से में कब्जा कर लिए थे। और इधर से जो पाकिस्तान जो है इस पर 1947-48 के फेज में आकर के जो है सो 30% हिस्सा पे कब्जा कर लिए थे। और अब के समय में हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो 30 इधर से घट गया, 10 इधर से घट गया। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर का जो 40% हिस्सा है वो अभी दूसरे देश अर्थात इधर से पाकिस्तान और इधर से चीन कब्जा कर रखा है। और वर्तमान समय में हमारे पास कितना प्रतिशत हिस्सा है जम्मू कश्मीर का? तो मात्र 60% हिस्सा ही हमारे क्षेत्र में, भारत के अंतर्गत वर्तमान समय में मौजूद है। लेकिन इस सारे क्षेत्रों को हम अपना ही भारत का हिस्सा मानते हैं, और आज नहीं तो कल इसे वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, अब हम सीखते हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत के पास जो 60% का हिस्सा है, इन जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे फेमस स्थल है उसके बारे में आपको बताने वाले। जैसे वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ हो गया, तो इन सारे तीर्थ स्थलों के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इसी में हम बताएंगे कि क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में जैसे एक विशाल पर्वतें हैं जिसको हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कौन सी पर्वतें हैं, उस पर्वतों का नाम क्या है, उसके बारे में समझाएंगे। जैसे कि यहीं पर आप जानते हैं कि यही आपका काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इन सारे श्रेणियों के बारे में बताएंगे। और इसके बाद इसी में हम ये भी बातें करेंगे कि इन श्रेणियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या होती है, ट्रांस हिमालय क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप क्लास को पूरे फुल वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्रों में जो है सो सबसे पहले हम आपको पर्वतीय क्षेत्र के बारे में ही बताते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पर्वतें हैं, उसके बारे में समझिए। जैसे कि जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, अभी के समय में तो ये आकृति इस प्रकार से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2019 के बाद जो है सो इसका नाम बदल करके जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि मोदी जी द्वारा जो है इसका नाम ही बदल दिया गया है। और इतना सारे क्षेत्र में जो है सो इधर से लद्दाख हो जाता है, और इस वाले बेल्ट में जो है सो जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है। तो इस यहाँ पर क्योंकि विवादित एरिया हुआ करता था, और बार बार जो है सो पाकिस्तान कहा करता था कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है, और बार बार जो है सो सीज फायर का उल्लंघन भी किया करता था, जिसमें जो है सो हमारे सैनिक भी कुछ लोग शहीद हो जाते थे, और उसके बाद जो सो पाकिस्तान वाले भी बहुत सैनिक मारे जाते थे। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया कि इसका नाम ही बदल करके इस पूरे क्षेत्र का, इतने सारे क्षेत्रों का नाम रख दिया क्या, तो लद्दाख। और जहाँ पे जम्मू पहले कहलाता था, इस बेल्ट में थोड़ा कलर बदल के आपको बताते हैं, इसको समझिएगा, एक सेकेंड।
चलिए ग्रीन कलर ले लिए। तो ये वाला जो क्षेत्र पहले कहलाता था, तो ये क्या कहलाता था, तो जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था, नहीं सॉरी, ये पहले लद्दाख कहलाता था, और अभी के समय में जो है सो लद्दाख ऊपर हो गया है, और ये वाला जो अभी के समय में जो है सो जम्मू एंड कश्मीर हो चुका है। तो इसके पीछे का कारण भी समझेंगे। तो चलिए इसका एक नक्शा जो है सो मानचित्र के द्वारा हम बताने के प्रयास कर रहे हैं। तो एक हम मैप खुद से बना लेते हैं, इस प्रकार से दिल टाइप का है ना आकृति उसका, तो इस प्रकार से बना लीजिए इसको। आप इसको समझिए, इतना क्षेत्र में तो हमने देख लिया था ये कौन सी क्षेत्र है, तो यही आपका पीओके कहलाता है, और इधर वाला जो क्षेत्र है यही आपका क्या कहलाता है, तो ऑक्साई चीन कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसका परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा कितना प्रतिशत पीओके कहलाता है, तो आप बताएंगे 30% का। उसके बाद जो है सो ऑक्साई चीन पूछा जाएगा तो ये बताएंगे आप 60% हिस्सा है। और इसी में हमने आपको ये भी बता दिए थे कि इसमें जो है सो एक सस्क्राम घाटी है जो कि पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक वायुसेना का अड्डा है जो पाकिस्तान ने अमेरिका को दे रखा था, और उसके बाद बहुत सारे 3 खंडों में बांट लिया था, जिसमें एक खंड को बाल्टिस्तान नाम दिया गया था, दूसरे इधर से देखे थे कि आज़ाद कश्मीर था। तो इस प्रकार से जो है सो 3 खंडों में टुकड़ों में बांट करके ये प्रसाद की तरह बांट दिया था, क्योंकि इस पाकिस्तान के मन में जो है सो एक डर बना हुआ था भारत के प्रति कि कहीं ना कहीं ये भारत जो है सो हम पर हमला करके और कभी ना कभी ये इतनी क्षेत्र को जो है सो वापस ले लेगा। तो इस डर के कारण जो है सो पाकिस्तान प्रसाद की तरह जो है सो सभी को बांट दिया। और इतना ही नहीं, इसके अलावे भी उसने क्या किया कि इतना क्षेत्र बांटने के बाद भी यहाँ से एक सड़क बनवाया था। ठीक है ना, चीन के मदद से जो है सो यहाँ पर एक सड़क बनाते हैं, और इसी सड़क का नाम दिया जाता है CPEC। इसका मतलब होता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, E फॉर इकोनॉमिक्स और C फॉर कॉरिडोर। तो ये CPEC सड़क के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान वाले लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं आप समझ भी नहीं सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे देखिए ये तो एरिया हम लोग जानते हैं कि विवादित है, क्योंकि इस एरिया में जो है सो अभी तो वर्तमान समय में पाकिस्तान तो बना रखा है, CPEC सड़क का निर्माण कर रखा है, और वो इसलिए कर रखा है क्योंकि चीन वाले इसको जो है सो, इधर तो चीन वाला क्षेत्र है, चीन जो है सो इसको क्या कहते हैं, इधर जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र आप ये वाला एरिया देख रहे हैं और इधर का एरिया में क्या है, चीन है, तो ये इसको कहता है कि आप हमसे कर्ज ले लीजिए और यहाँ से जो है सो एक सड़क बना लीजिए, और इस सड़क के किनारे किनारे जो है सो देश विदेश के कंपनी लोग आएंगे, चारों तरफ जो है सो कंपनियां लगाएंगे, जिसके जो है सो लाभ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। और इस बहकावे में आकर के क्या करते हैं, पाकिस्तान की चीन से कुछ कर्जे ले लेते हैं और कर्ज लेकर के CPEC सड़क का निर्माण करते हैं। और ये जो है सो विवादित है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो आप जानते हैं कि बहुत बार जो है सो आपको देखने को भी मिला होगा कि इस क्षेत्र में बमबारूद होते रहता है, गोलीबारी होते रहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है सो आतंकियों का देश एक तरह से हम मान सकते हैं कि वहीं से जो है सो ये बार बार ये हमला करता है। तो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इधर से हमारा भारत भी है सो उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो इतनी समस्या होने के कारण जो है यहाँ पे कोई कंपनी तो आकर के अपनी फैक्ट्री तो लगाएगा नहीं तो पता चलेगा रात में जो है निर्माण होकर नहीं, सुबह जो है निर्माण होकर तैयार हुआ और रात में गोली बारूद हुआ, बस बम फोड़ दिया गया, पूरा मोहल्ले जो है उड़ा करके मिट्टी में मिला दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में कौन यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलेगी। तो इस बात को समझना चाहिए चीन को, लेकिन ये पाकिस्तान को, लेकिन ये पाकिस्तान इस बात को नहीं समझते और इसे कर्जा ले लेते हैं। और अभी के समय में इतना नहीं कर्जा चीन से ले रखा है कि इसको जो है सो पूरा अपनी क्षेत्रफल को, ज़मीन को बेच देगा, उसके बावजूद भी ये चीन की कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है सो कर्ज ले रखा है। तो CPEC का मतलब आपने समझ लिए। अब यहाँ से पर्वतों के बारे में समझिए, और उसी के बाद देखिए यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर, ये अपने जो ये अपना जो क्षेत्र है ये भारत के अंतर्गत प्रॉपर अभी समय में है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का मतलब यहाँ पर ये समझना है आपको कि वह ग्लेशियर जो बर्फ़ से ढका हुआ हो, मतलब बर्फ़ का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है ना, तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र का जो है सो सियाचिन नाम है, इसलिए इस पूरे ग्लेशियर का ही नाम दिया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। जब आपको नक्शा बना करके आपसे क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, तो उस वक्त हम आपको इसी प्रकार से नक्शा देंगे और आपसे पूछेंगे इस प्रकार से, जैसे देखिए नक्शा हमने बना दिया दिल टाइप का आकृति बना करके, और आपसे पूछेंगे इसी में कि इस क्षेत्र का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बताएंगे, फिर कहेंगे ये क्षेत्र का नाम क्या है, फिर उसके बाद इसी का खंड थोड़ा सा करते हुए कहेंगे ये इस क्षेत्र का नाम क्या है ना। तो इस प्रकार से
पूछेंगे, उसके बाद इसी में पूछेंगे ये क्षेत्र का नाम क्या है, उसके बाद ये क्षेत्र का नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम क्या है। तो सारे क्षेत्रों का नाम जो है सो आपको याद होना चाहिए। आप याद करते चलिए मेरे साथ साथ, क्योंकि जिस क्षेत्र का नाम बता रहे हैं उस सबको याद करते रहिए। और लास्ट में जो है सो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का जितने भी टॉपिक हम इसमें बताने वाले हैं सब कंप्लीट हो जाने के बाद इस पर क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल इसको पढ़ लेने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। जब तक आप क्वेश्चन को जो है सो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेट नहीं लगाएंगे, तो आपको जो है सो ये ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग जो है सो बहुत अच्छे से पढ़िए, मानचित्र के साथ इसको समझने की कोशिश से कीजिए। चलिए उसके बाद हम इसमें पर्वतों के बारे में अब हम बताना शुरू करते हैं। तो समझिए, यहाँ से एक नक्शा फिर से हम बना लेते हैं और उसी के माध्यम से आपको समझाते हैं। दिल टाइप की आकृति है ना, तो दिल टाइप का ही आकृति में इसको बना लीजिए इस प्रकार से घुमा घुमा के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद नीचे तो और भी हमारा भारत का एरिया है, इसलिए इसको खुला रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में एक पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से जाता है, तो इस पर्वत श्रेणी का नाम दिया जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इस पूरे श्रेणी का नाम दिया जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ध्यान में रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसको हम के से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ ऊंची ऊंची चोटियां भी है, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं क्योंकि इसमें हम आपको कुछ और भी बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए इसके जस्ट नीचे एक और पर्वत श्रेणी होती है, काराकोरम के बाद होता है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी, तो ये आपका लद्दाख हो गया। फिर उसी के नीचे जो है सो काराकोरम लद्दाख, उसके बाद जास्कर श्रेणी आ जाता है, तो ये आपका जास्कर श्रेणी हो जाएगा। और उसके बाद नीचे में आ जाता है कौन सी श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी। ये जो है सो लद्दाख, ये जास्कर हो गया और ये पीर पंजाल श्रेणी हो गया। तो 4 प्रकार की श्रेणियाँ जो है सो पर्वतों की श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में जो है सो देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिए। उसके बाद समझिए इसकी कुछ ऊंची चोटियाँ हैं, उस चोटियों के बारे में समझिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली श्रेणी आप देख पा रहे हैं कि ये के श्रेणी मतलब काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल। सबसे पहले तो आप इस चारों श्रेणी को ही रट जाइए, बहुत अच्छे से समझिए। आपको पूछा जाएगा सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो क्या पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी। यानी कि रट जाइए, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। इस प्रकार से 4 बार 5 बार आप लोग खुद से बोलिए, आपको याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की वो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि पर्वतों को जो हम लोग बनाते हैं ना, तो ये तो इसका जो है सो सतह हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो है सो कई ऊंची छोटी बड़ी जो है सो पर्वत को चोटियाँ होती है। चोटी कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा समझिए, इसको हम एक फिगर ही बना करके बता देते हैं, एक कार्टून टाइप का। तो देखिए इस कार्टून के मदद से जो है सो हम आपको चोटियों के बारे में समझाने की कोशिश से कर रहे हैं, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे पर्वतों की चोटी कहेगा, श्रेणी कहेगा, तो आप समझ लीजिए ये जितनी भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो होते जाती है ना, ये पूरी की पूरी एक श्रेणी है, पर्वतों की श्रेणी है। लेकिन जब चोटी कहेगा ना, तो जिस प्रकार से ये देखिए आप देख रहे हैं, ये बॉय है, ये क्या है, बॉय है, एक लड़का का ये कार्टून बना हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक लड़की का। यहाँ पर देख लीजिए इसकी फ्राक भी पहनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी चोटी के लिए कहेगा, तो लड़का को जब भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब उसको केस को कटवाया जाता है ना, मतलब उसको कहते हैं कि बालों को छिलवाना, यानी कपार मुड़ाना। तो कपार मुड़ाने के बाद यहाँ पर क्या आता है, एक टीकी जो है सो थोड़ा सा लंबा सा बना करके छोड़ दिया जाता है। जबकि लड़की को देखते हैं कि इसके पूरे बाल बड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये 2 जुट्टी जो होती है वो इसको बांध करके और उसके बाद रहते हैं। तो इसकी 2 जुट्टी जो होती है उसको हम चोटी कह सकते हैं। और लड़का के जो ये ऊपर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो ये चोटी जो टिकी होता है, टिकी वाला हिस्सा जो छोड़ दिया जाता है ना, वो इसका क्या हो जाएगा, तो चोटी हो जाएगा। तो चोटी से आपको ध्यान में रखना है कि बाल जो ऊपर की ओर होती है इसी को चोटी कहते हैं, और लड़की की जो ये चोटी होती है ऊपर वाला, इसको भी कह सकते हैं चोटी। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो पर्वत श्रेणी है, ये जो पर्वत श्रेणी है, इसके जो सबसे ऊंची ये बिंदुएं जो सब में दिख रहा है आपको, दूसरा एक कलर चेंज करके आपको बताते हैं, एक सेकेंड। जैसे यहाँ देखिए ग्रीन कलर के लिए ये आप चोटी देख रहे हैं, एक ये चोटी देख रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब ऊंची बिंदुएं बनेगा ना, सबसे ऊपरी वाला भाग, तो उसी भाग को क्या कहते हैं, हम चोटी कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी जो ऊंची चोटी है वो किस नाम से जाना जाएगा। तो इसकी सबसे ऊँची चोटी ये है, और इसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, K2 कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसका जो नाम दिया जाता है ना,
वो K1 यहाँ से याद करते हैं कि K1 है, K2 है, फिर K3 है, फिर K4 है, K5 है, इस प्रकार से K5, K6, K7, इस प्रकार से बहुत सारे चोटियाँ हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर चोटी का नाम लिखा जाएगा। और इसका जब K2 का पूरा नाम पूछा जाएगा ना, तो आप इसका क्या नाम बताएंगे? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। K2 का पूरा नाम क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इतना बात आपने समझ ली है कि सबसे ऊंची चोटी, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो K2 है, जिसको हिंदी में पूरा नाम क्या कहते हैं? तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल सभी की जो है सो अपनी अपनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन इसको बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर एक और, ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी क्षेत्र है? तो सिक्किम का है। और यहाँ पे अभी आपने जस्ट देखे कि ये K2 काराकोरम लद्दाख श्रेणी जो आप देख पा रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर K2 है, ये K2 है। और यहाँ पर जो ये सिक्किम में जो एक ऊंची चोटी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कंचनजंगा कहते हैं, कंचनजंगा, ठीक है ना। ये कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे यहाँ पर विवादित वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा जो है इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिल जाता है, मतलब इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा लोगों को होता है। तो उस कन्फ्यूजन को आप समझिए पहले। जब कभी भी आपको कहेगा ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप क्या बताएंगे? K2। भारत की कह दिया ना, तो ये K2 कहना है। और भारत में कहेगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कंचनजंगा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ना, इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र वाला हिस्सा में 30% का हिस्सा, इतना प्रतिशत का जो हिस्सा यहाँ पर बना रहते हैं K2 को, तो इतना प्रतिशत हिस्सा जो है ना, वो किसका है? तो पाकिस्तान के पास वर्तमान समय में इस पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का अधिकार है। इसलिए ये प्रॉपर जो है सो प्रॉपर रूप से वर्तमान समय में हमारे भारत का अधिकार उस पर नहीं है, जिसके कारण हम इसको कहते हैं कि भारत की है, लेकिन अभी वर्तमान में है नहीं। मैं कहेगा भारत में कौन सी है ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे? कंचनजंगा हो जाएगा। और भारत की पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? K2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों ऊंची चोटियों के बारे में अच्छे से समझ लिए। चलिए, इसके बाद अब हम इसमें दर्रा के बारे में भी बताने वाले हैं कि कौन से दर्रा कहाँ पे पड़ते हैं। दर्रा के कॉन्सेप्ट समझिए अब। इसके बाद दर्रा का कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसमें एक और पर्वत श्रेणी के बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि आपने अभी जस्ट देखे कि यहाँ से यहाँ तक पर्वत श्रेणी एक आ गया, तो इसी को काराकोरम कहते हैं। उसके बाद लद्दाख कहते हैं, उसके बाद जास्कर कहते हैं, उसके बाद जो श्रेणी है उसको पीर पंजाल कहते हैं। लेकिन इन श्रेणियों के बाद भी देखिए, ये यहीं से हिमालय पर्वत श्रेणी जो स्टार्ट होते हैं। चलिए, इसको एक चटकार रंग से जो है हिमालय पर्वत श्रेणी को हम बना देते हैं और उसके बाद समझाते हैं आपको। चलिए, इस कलर को ले लिए और इसको थोड़ा साइज बढ़ा कर देते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ से बना देते हैं। ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से फैला हुआ। ये पूरी के पूरी जो क्षेत्र है ना, ये पूरे के क्षेत्र में जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है इस प्रकार से। और इसके नीचे भी थोड़ा सा यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वो भी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है। क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी को कुल 4 भागों में बांटते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 3 भाग ही है, लेकिन हम कहते हैं कि इसका 4 भाग है। 4 भाग कौन कौन से है, तो इसके बारे में समझिए। जो पर्वत श्रेणी ये हिमालय से पहले का बना हुआ है ना, मतलब इस बेल्ट में जो हिमालय का पर्वत श्रेणी से पहले का जो निर्माण हो रखा है, उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और जबकि हिमालय का ही ये भाग है, क्योंकि ये हिमालय से पहले निर्मित हुआ है और दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद देखिए, ये हिमालय जो प्रॉपर बच रही है, ये हिमालय का 3 प्रकार का होता है। इसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद जो है सो शिवालिक जैसे नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो हमारी क्लास ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ से सर्च कीजिए ज्योग्राफी को, आपको हर एक बात जो है सो देखने को मिल जाएगा। इस पर अपलोड किया जा चुका है वीडियो, और भी वीडियो जो है सो सभी विषयों पर बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो सबसे पहले आप तक जो है सो पहुंचेगा। और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, तभी वीडियो पहुंचेगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने से भी जल्दी नहीं पहुंचेगा, आपको सर्च करना पड़ जाएगा। और हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो मानचित्र की क्लास को समझे, ताकि उसकी ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसको मानचित्र के द्वारा बताया जाएगा, तो समझाया जाएगा, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आज जो है सो आप लोगों ने क्या समझ लिए, ट्रांस हिमालय के बारे में समझ लिए। थोड़ा सा पेन की साइज छोटा कर लें, एक सेकेंड। हाँ, तो ये आपने देख लिया, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा।
ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि इन चारों पर्वत श्रेणी में से वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये सब के सब क्या है, चारों के चारों ट्रांस हिमालय का ही भाग है। लेकिन इसी में कहेगा कि वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो नहीं जब कहेगा तो आप देख पा रहे हैं कि इधर से यही आपका जो है सो कौन सा ये पर्वत श्रेणी, काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है सो हिमालय के ऊपर आकर के एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। तो पीर पंजाल क्या होता है ना कि ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, ये इसी पे आकर के अटक जाता है, पूरा का पूरा आर पार नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको हम पीर पंजाल को कहते हैं कि ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसको समझिए। फिर से एक कलर को हम चेंज करते हैं और इसको समझिए। देखिए पिंक कलर ले लिए हैं। तो ट्रांस हिमालय कहने का मतलब ये बीच में जो आपका हिमालय का क्षेत्र है और इस पूरे हिमालय को पार करके उस पार चला जाएगा ना, पूरे हिमालय को ही पार करके उस पार चला जाएगा, तो हम इसी को कहेंगे ये ट्रांस हिमालय है। अगर कभी भी ये पार ना करे और यहीं से जैसे आकर के यहीं पे अटक जाए, उसको हिल के उस पार ना कर पाए, तो वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं कहलाएगा। तो इस श्रेणी में जब पीर पंजाल को देखते हैं ना, तो यहाँ से काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, अब पीर पंजाल इसी के ऊपर आकर के थोड़ा सा आधा भाग जो है सो उधर चला जाता है और आधा भाग जो है सो ये हिमालय पर ही आके अटक जाता है। इसीलिए हम इसको पीर पंजाल को जो है सो ट्रांस हिमालय का हिस्सा कई बार नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं जो इसको नहीं मानते हैं। इसलिए जब कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, ये पीर पंजाल का क्षेत्र आप बता दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या चीज़, तो दर्रा के बारे में। तो दर्रा के बारे में समझ, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए। यहाँ सब दर्रा के बारे में हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं, तो समझिए। इसके लिए फिर से जैसे ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ना, इसका दिल टाइप की आकृति बनाते हैं और दर्रा के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दर्रा को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एक क्षेत्र है इसका नाम क्या है, तो श्रीनगर। इसका नाम क्या है, तो श्रीनगर है। श्रीनगर के बारे में आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देने की प्रयास करें तो आपको हम बता दें कि ये जो है सो बिहार है। ये कौन से राज्य है, तो बिहार है। बिहार में ही हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है सो मगध जो है सो नाम से जाना जाता था पहले के समय में। ये महाजन पद भी रह चुके हैं। तो महाजन पद मतलब समझ रहे, 16 महाजन पद हुआ करते थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन सी थे, तो मगध जो है सो सबसे बहुत शक्तिशाली थे। तो यहाँ का जो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का 2 पुत्र हुआ करते थे, 2 पुत्र, और भी सारे पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्र यहाँ पे फेमस हैं क्योंकि उन्हीं दोनों को, क्योंकि एक बार होता क्या कि जम्मू कश्मीर में जो है सो श्रीनगर में जो है सो विवाद होते हैं उनके शासनकाल में, क्योंकि इन राजाओं को यहाँ से वहाँ तक शासन करने में, क्योंकि उस वक्त के समय में थोड़ी ना टेलीफोन था, फोन था या फिर टीवी था जो न्यूज़ पर आकर के कह देता है कि आप लोग जो है सो शांति बना के रखें तो लोग शांत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी वक्त जो है सो बिंदुसार के समय जो है सो श्रीनगर में जो है सो हंगामा होते, विद्रोह होते हैं, और उस विद्रोह को दबाने के लिए ये बिंदुसार अपने बड़े बेटा जिसका नाम होता है सुसीम, ये सुसीम को जो है सो भेजते हैं, सुसीम, ठीक है ना। तो सुसीम को भेजते हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए। कई बार जो है सो कई दिन लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो ये सुसीम यहाँ की जो है सो विद्रोह को शांत नहीं करा पाते हैं। लेकिन उसके बाद इसके एक और फेमस विद्रोह जिसका नाम आप लोग बहुत ही जानते भी होंगे, बहुत अच्छा है, जिसका नाम क्या है, तो अशोक। अशोक के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे ना। तो अशोक को जो है सो इन्होंने क्या बिंदुसार ने भेज दिए, कहाँ से, अवंती से, और उसके बाद यहाँ पे जो विद्रोह था उन सारे विद्रोहियों को ही मार के ख़त्म कर दिया। और फिर अगले दिन जो है सो अपने पिताजी को मैसेज करते हैं, मैसेज करने का मतलब खबर भेजवाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी श्रीनगर में हंगामा हो रहा था, विद्रोह था, वो सब समाप्त हो गया। पूछा गया किस प्रकार सब समाप्त कर दिए, 1 दिन में। सुसीम गया तो नहीं कर पाया और तुम जो है सो 1 दिन में कर पाया। तो उन्होंने बोला क्या कि जितने भी विद्रोह करने वाले विद्रोही थे सबको मार के ख़त्म कर दिए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब बताइए कितना खतरनाक अशोक उस समय के वक्त में थे। और इसी अशोक के बारे में आप लोगों को सुनने को मिला भी होगा कि ये उड़ीसा का जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, इसी उड़ीसा को हम पहले के समय में क्या कहते थे, तो कलिंग कहते थे। और जब ये मगध का सम्राट अशोक बनते हैं तो कलिंग को विजय करने के लिए यहाँ पर जो है सो युद्ध लड़ते हैं, और इसमें जो है सो लाखों की संख्या में लोगों को मारते हैं और खून से जो है इस मिट्टी को नहला देते हैं। सभी जगह खून ही खून और लाशें ही लाशें देखने को मिलता है। और तभी ये अपनी नीति को चेंज करते हैं, यानी कि युद्ध नीति को त्याग करके धर्म की नीति को अपना लेते हैं। तो इनका दिल
पसीजता भी है, पिघलता भी है, तो इस बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। समझ गए ना। चलिए उसके बाद अब हम इसमें बताते हैं दर्रा के बारे में। तो यहाँ पर आपने क्या देखे, श्रीनगर है, ये क्या है श्रीनगर, और श्रीनगर की स्थापना भी किसने किया, तो ये सम्राट अशोक ने ही करवाए थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्रोह को शांत किया और उसके बाद वहाँ पर श्रीनगर की स्थापना किया। अब दर्रा को समझाने की कोशिश से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं कि ये कौन सी क्षेत्र है, तो पीओके है। कौन सी क्षेत्र है, पीओके है, ठीक है। और इधर से कौन सी क्षेत्र है, तो ऑक्साई चीन है ना, ऑक्साई चीन है। और अपना इधर क्या है, तो ये वाला क्षेत्र में आपको बताए थे कि यही वाला क्षेत्र जो है सो अभी के समय में क्या कहलाता था, तो कश्मीर कहलाता था। और ये वाला क्षेत्र जो है सो जम्मू कहलाता था। और इधर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, तो लद्दाख कहलाता था। पिछले वीडियो में इस चीज़ पर हमने चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को सिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। तो इन सभी में जो सबसे अच्छा हाल, बढ़िया हाल जो था वो जम्मू का था। जम्मू का कैसा हाल था, बढ़िया हाल था। तो बढ़िया हाल से इसी में हम आपको बताएंगे बनिहाल दर्रा। और उसके बाद देखिए यहाँ से जो है सो पाक की तरफ से जो क्षेत्र है वो सब जो है सो मतलब कह सकते हैं कि मरखा लोग हैं, एक तरह से क्या है, मरखा लोग हैं। तो मरखा लोग से आपको ध्यान में रखना है कि सब मरखा लोग कब हो जाते हैं, भसिया कब जाते हैं, जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। बुजुर्ग हो जाने के बाद देखिएगा कि वो जल्दी जो है सो बातें को सुन नहीं पाते हैं और वो अपनी जो है सो बोलते रहते हैं, 2-4 बार बोलते हैं, उसके बाद गुस्सा जाते हैं। तो गुस्सा जाने के बाद जो है सो उसको गुस्सा आ जाता है, तो किसको गुस्सा आता है, बुजुर्ग लोग को। तो बुजुर्ग लोग से ध्यान रखना कि यहाँ पर जो दर्रा है वो कौन सी दर्रा है, तो बुर्जिला दर्रा के नाम से जाना जाएगा। और इन तीनों क्षेत्रों में सबसे बढ़िया हाल के इसका जम्मू का, तो इधर का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र, ये जो दर्रा कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बनिहाल दर्रा। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये आखिर दर्रा है क्या, दर्रा का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, तो दर्रा है क्या उसके बारे में समझिए। देखें, जब कभी भी आप देखेंगे कि ये पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, तो पर्वत श्रेणी, एक सेकेंड, ये क्या है, तो पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से इसका बेस हो गया और इधर से ऊपर नीचे करते हुए ये क्या है, तो पर्वत श्रेणियां है इसकी, ठीक है ना। और इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो ये पतला सा रास्ता आप देख पा रहे हैं कि जिस रास्ते से होकर के एक गाड़ियां प्रवेश कर सकती है, मतलब आर पार जा सकती है, या कुछ लोग आ जा सकते हैं। इसी में आप देखे होंगे कि इधर से एक जो है सो खैबर दर्रा है, इसी खैबर दर्रा से यूनान के जितने भी हमला हुआ करता था इस तरफ से, वो सब के सब इसी खैबर दर्रा से ही पास किया करते थे। तो दर्रा का मतलब समझना है कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो पतला रास्ता होता है जिसे होकर के कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ गाड़ियाँ जा सकते हैं, उस रास्ते को ही क्या कहते हैं, तो दर्रा कहते हैं। लेकिन इसी दो पहाड़ियों के बीच, दो पर्वत श्रेणियों के बीच अगर बहुत बड़े क्षेत्रों में जो है सो एक मतलब गांव बस जाए, एक टोला बस जाए, तो इन क्षेत्रों को हम लोग घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, घाटी के नाम से। और आए दिन आप लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा कि जम्मू कश्मीर के फलाने घाटी में जो है सो आज इतना जो है सो लोग जो है सो हाथापाई में मारे गए, या हमारे भारतीय जवान शहीद हो गए और पाकिस्तानी सैनिक कितने लोग मारे गए। तो इस प्रकार की खबरें जो है सो आपको घाटी के नाम से जानने को मिलता होगा। तो ये क्या है, घाटी है। और यहीं पर पाकिस्तान के क्षेत्रों में एक घाटी है जिसको श्वेत घाटी के नाम से जाना जाता है। और अपने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कुल्लून जो है सो घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको समझना है। उसके बाद यहीं पर देखिए जम्मू कश्मीर में सेब का जो उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है। आपसे पूछा जाएगा सेब का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर में। और पाकिस्तान के ये वाला क्षेत्र जो श्वेत कहलाता है, ये श्वेत के क्षेत्र में सेब का उत्पादन होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको समझना है। अब इसके बाद दर्रा का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, दर्रा का कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहीं पर हमने क्या बताया था कि ये श्रीनगर है और इधर का क्षेत्र में पीओके कहलाता है। तो पीओके जाने के लिए आपको एक दर्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर डिनोट कर देते हैं ना, तो यही आपका क्या कहलाता है, दर्रा के नाम से जाना जाएगा। आप समझ लीजिए, ऐसा डिनोट कर दिए कहीं पे, तो ये दर्रा होगा। कि क्या किस नाम से जाना जाएगा, दर्रा के नाम से। तो यहाँ से देखिए श्रीनगर को पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान का जो पीओके का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में, उधर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करना होगा, तो आप इसी को बताएंगे बुर्जिला दर्रा। कौन सी, बुर्जिला दर्रा। इसको अगर बी लिख देते हैं तो आप समझ लीजिएगा बी फॉर बुर्जिला दर्रा है। कौन सी दर्रा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर आप पीओके की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर जैसे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, या मध्य एशिया की किसी भी कंट्री में ये जो है सो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो उस खैबर दर्रा कहते हैं, ये जो बुर्जिला दर्रा है उस दर्रा से होकर के आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा। श्रीनगर को जो पीओके का क्षेत्र है, श्रीनगर को पीओके से कौन सी दर्रा जोड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, यही बुर्जिला दर्रा जो है इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है।
उसके बाद अभी जस्ट हमने बताया कि नीचे का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर कहलाता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर, इन तीनों के बीच जो है सबसे बढ़िया हल किसका है, तो जम्मू कश्मीर का है, सॉरी ये जम्मू का है। तो जम्मू से ध्यान में रखना, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला कौन सी दर्रा है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रा। इसको क्या कहते हैं, बनिहाल। ये भी बी से ही है, इसको ध्यान में रखिए। ये बुर्जिला है और ये बनिहाल है। ये सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कुछ भी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप समझते जाइए, वीडियो को अच्छे से समझिए, सीखिए, और पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिए, वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पर्वत श्रेणी हमने बताए थे आपको कि ये जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर ये कौन सी है, तो काराकोरम। तो काराकोरम से ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से चीन को, यानी कि इस श्रीनगर को चीन से जोड़ने वाले जो दर्रा है, इस दर्रा का नाम क्या है, तो आप इसको बताएंगे काराकोरम दर्रा है। कौन सी दर्रा है, तो काराकोरम, के से डिनोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक और दर्रा है जो श्रीनगर को इधर लेह से या लद्दाख से जोड़ने वाली जो दर्रा है, इसी का नाम क्या है, तो जोजिला दर्रा है। कौन सी दर्रा है, जे फॉर जोजिला दर्रा है। तो 4 प्रकार के दर्रा आपने देख लिए पाकिस्तान, सॉरी ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आपसे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पर देखिए मानचित्र के द्वारा देखते हैं, तो यहीं पर आपसे कहेगा श्रीनगर को यहाँ से जम्मू से जोड़ने वाले जो दर्रा है वो कौन सी दर्रा है, तो आप क्या बताएंगे, ये बी फॉर आपको क्या बताए, तो ये तो बुर्जिला हो गया, और ये है बनिहाल दर्रा। और इसी में आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर से आप राजस्थान आना चाहते हैं, कौन सी दर्रा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि ये कौन सी है, बनिहाल दर्रा है। श्रीनगर से दिल्ली को जाना चाहते हैं तो आप कौन सी दर्रा का प्रयोग करेंगे, जोजिला दर्रा। श्रीनगर से मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, मतलब इधर से निकलिए और देश के कहीं भी चले जाइए, आप कोलकाता चले जाइए या फिर जो है सो इधर महाराष्ट्र चले आइए, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी चले जाइए, किस दर्रा का प्रयोग करना है, तो जोजिला दर्रा का प्रयोग करना। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इसी में आपसे पूछा जाएगा, अगर यहाँ से हम चीन जाना चाहते हैं तो चीन जाने के लिए कौन सी दर्रा का प्रयोग करेंगे, तो चीन तो जानते हैं कि इसके ऊपर में, और ऊपर के क्षेत्र में ये कौन सी दर्रा बताएं, काराकोरम दर्रा, यानी काराकोरम दर्रा से होकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ये आपको जो है जोजिला दर्रा बताए हैं। श्रीनगर से लद्दाख की ओर जाना चाहते हैं तो आपको जोजिला दर्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने इस सारे 4 प्रकार के दर्रा था जिसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिए। इतनी बात समझ जाने के बाद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए, और इसके बाद जो भी चीज़ें और बच रही है ना उसको इसी में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी बनाई जाती है, और वो कितने समय के लिए राजधानी वो श्रीनगर रहते हैं, और फिर जो जम्मू कश्मीर, जम्मू का जो क्षेत्र है वो जम्मू का क्षेत्र भी जो है सो राजधानी पड़ता है। तो वो कितने महीने में कौन सी क्षेत्र में, यानी कि ये जो अगर जम्मू कश्मीर है, ये कश्मीर का क्षेत्र है, तो कश्मीर के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि ठंड कड़ाके की पड़ती है, तो ठंड पड़ने के कारण इसी में बता देते हैं कहाँ वो आपको इंतजार करवाएं, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है सो ये क्या है, तो ये कौन सी क्षेत्र है, तो ये कश्मीर का क्षेत्र। तो कश्मीर में कहेगा कि साल के किस महीने में राजधानी रहता है जम्मू कश्मीर का, तो इसी के बारे में बताना है। ये मार्च से लेकर के अक्टूबर तक जो है सो कश्मीर रहता है इसकी राजधानी, और फिर अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर कब तक रहेगा, कलर चेंज करके बताते हैं आपको, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर भी राजधानी रहती है, और जम्मू जो देख रहे हैं ये भी राजधानी रहता है। तो श्रीनगर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इस साल के किस महीने तक जो है सो रहते हैं राजधानी, तो आपको बताना है कि मार्च से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है ये राजधानी ये जो है सो श्रीनगर रहते हैं, और उसके बाद अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की जो राजधानी रहती है वो जम्मू रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण यहाँ पे बर्फ़ जम जाते हैं, और बर्फ़ जम जाने के कारण जो ऊपर का जो क्षेत्र ये जम्मू का, ये कश्मीर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ तक लोगों को आवागमन करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है, जिसके कारण उसकी राजधानी को बदल करके जम्मू ले आया जाता है। इसलिए यहाँ मार्च से लेकर अक्टूबर तक राजधानी जो है सो कश्मीर रहेगा, और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की जो राजधानी रहेगा वो जम्मू रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके पास हम मतलब समझ रहे हैं कि सारे चीज़ें आपको जो है सो बता ही दिए हैं। उसके बाद कहेगा छोटा तिब्बत किससे कहते हैं, तो लद्दाख का जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा लद्दाख का क्षेत्र है, तो लद्दाख को ही छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी क्वेश्चन है जैसे उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत का सबसे ऊँचा एयरपोर्ट कौन है, सबसे ऊँचा कहेगा तो यही लद्दाख का क्षेत्र है, यही भारत का सबसे ऊँचा एयरपोर्ट यहीं पर है।
सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा और अगर हम बता दें तो यहाँ पर जो है सो जब पाकिस्तान वालों ने हमला किया था तो उस वक्त जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है सो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा और ऑपरेशन राजीव के द्वारा जो है सो यहाँ के सैनिकों को मार के भगाया। हालांकि इसके बारे में कॉन्सेप्ट डिटेल में देते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, तो इसको समझिएगा। इसको अगले वीडियो में ही बता देंगे, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है इसलिए इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में आप लोग जरूर देखिएगा इस चीज़ों को। अगर हमारी वीडियो यहाँ तक देखे हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का सभी विषयों पर जो है सो वीडियो बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है। आप लोग की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे कंटेंट को लाया जाता है और हर एक चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इस वीडियो को देख सके, अच्छे से समझ सके। मानचित्र की क्लास करना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लास के बिना आप ज्योग्राफी को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अगर ज्योग्राफी आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मानचित्र की क्लास करना पड़ेगा, और मानचित्र की क्लास कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन ढंग का हो जाने वाला है। बाकी सारे बच्चों से तो हम 100% कह सकते हैं कि आपका बेहतरीन होना ही होना तय है। तो हमारी वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।